स्वागत है आपका BHIC 131 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम BHIC 131 के इकाई 1 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत के क्रम में आज हम संगम साहित्य, जीवन वृत्तांत, कविताएं और नाटक और बौद्ध और जैन साहित्य को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोत के वैदिक साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाकाव्य को पढ़ा था। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम संगम साहित्य, जीवन वृत्तांत, कविताएं और नाटक और बौद्ध और जैन साहित्य को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बनने आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे और इसे समझने और जानने का प्रयास करते हैं ताकि इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। जब हम संगम साहित्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संगम साहित्य एक तमिल ग्रंथ है जिसकी रचना लगभग 400 BCE से 200 BC के बीच में हुआ, यानी यह 400 BCE से 200 BC के मध्य में संकलित किया गया। इसमें उन कविताओं का संकलन है जिन्हें 3 या 4 शताब्दी की अवधि में छोटी और लंबी कविता के रूप में जिसकी रचना की गई थी, जो उस समय के तत्कालीन या उससे पूर्व के जो प्रमुख और राजा होते थे द्वारा संरचित हैं। उनका संग्रह गोष्ठियों में हुआ है, यानी कि उनका जो संग्रह हुआ है वह जिसे हम संगम कहते हैं, गोष्ठी, उसमें हुआ है। इसी कारण इसे संगम कहा जाता है। इसमें जो साहित्य निकल कर आया उसे ही हम संगम साहित्य कहते हैं। गोष्ठियों में जो संगम साहित्य निकल कर आया, जो साहित्य निकल कर आया, वही संगम साहित्य कहलाया है। 3 संगम साहित्य हुए हैं। पहला और अंतिम सम्मेलन जो हुआ था वह मदुरई में हुआ था। दूसरा सम्मेलन की बात करें तो यह कपाटपुरम में हुआ था। इसके अलावा हम देखें तो कविता में इसमें जो कविताएं संकलित की गई हैं, तो कविताओं में लगभग 30,000 पंक्तियां प्रेम और युद्ध के विषय पर रचना की गई है, आधारित हैं। वे प्राचीन काल के जो भाटी के गीत होते थे उन पर आधारित थे और संकलित होते रहे और लंबे समय तक मौखिक रूप में यह प्रसारित भी होता रहा और बाद में इसका संकलन किया गया, जो हमने पढ़ा है 400 BC से 200 BC के मध्य में। वहीं हम देखें तो ये धार्मिक साहित्य के रूप में संकलित नहीं किया गया था। इनके कवि जो शिक्षक हैं, व्यापारियों, बढ़ई, सुनार, लोहार, सैनिक, मंत्री और राजा आदि सभी वर्गों से आते थे। जो इसमें जो कवि थे ये इन सभी वर्गों से संबंधित थे। लेखकों के जो विविध विषय के कारण वे अपने समय के लोगों के जो रोजमर्रा की जो जीवन की जानकारी होती थी, हम कह सकते हैं यह इससे हमें प्रचुर मात्रा में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। वे उच्चतम गुणवत्ता के साहित्य का प्रतिनिधि करते हैं। इसमें जो रचना की गई है, जिस साहित्यिक रूप का दर्शन हमें संगम साहित्य में होता है, वह उच्चतम गुणवत्ता के साहित्य है। इसके अलावा हम बात करें तो कई कविताओं में एक राजा या एक नायक का नाम आता है और उसके सैन्य कारनामों का इसमें विस्तार से हमें वर्णन मिलता है। उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि भाटों और योद्धाओं को दिए गए उपहारों का वर्णन भी हमें, राजाओं के द्वारा जो भाट होते थे, जो राजाओं का बखान करते थे, जो योद्धा होते थे, उन्हें जो उपहार दिया जाता था, इस प्रकार की घटनाओं का भी हमें इसमें वर्णन मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये शाही दरबार में इन कविताओं का ग्रंथ किया गया हो। इसलिए संभव है कि राजाओं का नाम वास्तविक ऐतिहासिक आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। वहीं हम देखें तो चोल राजाओं का जो उल्लेख मिलता है वह दाताओं के रूप में किया गया है। संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम जैसे कई समृद्ध शहरों का भी उल्लेख है जो ऐतिहासिक स्थल है। वे अपने जहाज़ों में आने वाले जो यवन होते थे, वे सोने के लिए काली मिर्च खरीदने और स्थानीय लोगों को शराब और महिला दासों की आपूर्ति करने
की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। व्यापार पर संगम साहित्य द्वारा उत्पादित जानकारी पुरातत्व और विदेशियों के वृत्तांत द्वारा पुष्टि की जाती है। संगम साहित्य में हमें जो भी घटनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, उसके हमें पुरातात्विक और विदेशी जो वृत्तांत है उसके द्वारा साक्ष्य ये पुष्ट होती है, यानी कि संगम साहित्य द्वारा दी गई जानकारी ऐतिहासिक सिद्ध होती है। कुछ राजाओं और घटनाओं का उल्लेख शिलालेखों द्वारा भी समर्थित है, यानी कि जो संगम साहित्य में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है उन घटनाओं की जानकारी हमें राजाओं द्वारा जो शिलालेख उत्कीर्ण किए जाते थे उसमें भी हमें उसी प्रकार की जानकारी देखने को मिलती है। इससे संगम साहित्य की ऐतिहासिकता और भी मजबूत होती है। वहीं अगर हम जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक की बात करें तो प्रारंभिक भारत नाटक और कविता की कई कृतियों का हमें भंडार भारत में देखने को मिलता है, जो कि प्रारंभिक भारत से संबंधित हैं। इतिहासकारों ने उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जिस समय उनकी रचना की गई थी। ये जो प्रारंभिक भारत के समय से संबंधित जो कविता कृति मिलती है उसका इतिहासकारों ने उसके कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। इस क्रम में देखें तो सबसे पहले संस्कृत के कवियों और नाटककारों में अश्वघोष और भास शामिल हैं। जब हम संस्कृत के कवि और नाटककार के रूप में हम देखते हैं इतिहास में, तो हमें अश्वघोष और जो भास हैं वो प्रमुख रूप से हमें प्रारंभिक कवि के रूप में दिखते हैं। अश्वघोष ने बुद्धचरित, सारिपुत्र, कृष्ण और सौंदरानंद को लिखा। भास एक नाटककार थे और उन्होंने पंचरात्र, दत्तावाक्य, बालचरित और स्वप्नवास दत्ता लिखा है। इस प्रकार से हम देखें तो भास के प्रमुख जो रचना है वे पंचरात्र, दत्तावाक्य, बालचरित और स्वप्नवास दत्ता है। महान संस्कृत लेखक कवि कालिदास की अगर हम बात करें जो 4वीं-5वीं शताब्दी से संबंधित हैं, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम और रघुवंशम, साथ ही कुमार संभवम और मेघदूतम जैसे काव्य कृतियों को लिखा है। वे गुप्त वंश के सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन थी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मालविका अग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है, अतः हम कह सकते हैं कि उनके मालविका अग्निमित्रम से हमें पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम देखें तो इसके बाद ऐतिहासिक विषयों पर प्राचीन नाटक है। उल्लेख विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी से संबंधित है को हम एक ऐतिहासिक विषय के रूप में देख सकते हैं। यह नाटक इस बात पर आधारित है कि चाणक्य चंद्रगुप्त की ओर से नंदों के मंत्री राक्षस पर कैसे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उससे हमें मौर्य वंश और खासकर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जो मिलकर नंद वंशों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो इनके अन्य नाटक हैं देवी चंद्रगुप्तम, गुप्त राजा रामगुप्त के शासनकाल की घटना को दर्शाते हैं। वहीं अन्य कवि हैं जिनमें प्रमुख हैं शूद्रक, जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे हैं। इस साहित्य में हम देखें तो पंचतंत्र जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी में रचा गया था और कथा सरित सागर जो कि कहानियों का महासागर है, वे सबसे लोकप्रिय कथाओं के संग्रह हैं जिसे शूद्रक ने लिखा था। तो इस प्रकार से शूद्रक एक महान कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं। प्राचीन राजाओं की जीवनी साहित्य का एक दिलचस्प हिस्सा है। इन्हें दरबारी कवियों और लेखकों ने अपने शाही संरक्षकों की प्रशंसा में लिखा था। बाणभट्ट का जो हर्षचरित है जो कि 7वीं शताब्दी सी का है, पुष्यभूति राजवंश के हर्षवर्धन के बारे में प्रशस्तिपरक यानी कि प्रशंसा शब्दों में रचना की गई है। यह भारत की सबसे पुरानी संरक्षित जीवनी है। अगर हम इतिहास में जीवनी की बात करें तो सर्वप्रमुख रूप से बाणभट्ट का हर्षचरित प्रमुख रूप से हमारे सामने
उभर कर सामने आता है। बान के अनुसार यह एक अध्यायिका है। यह इतिहास परंपरा से संबंधित ग्रंथों की एक शैली है। यह राजा के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन साथ ही सिंहासन के लिए जो संघर्ष होते थे इसका भी संकेत देता है। यह कई ऐतिहासिक तथ्यों पर भी प्रकाश डालता है जिनके बारे में हम कहीं और से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी घटनाओं का भी इसमें हमें वर्णन जानकारी प्राप्त होती है। बिल्हन का विक्रमांक देवचरित, जो कि 12वीं शताब्दी बाद के चालुक्य जो राजा विक्रमादित्य छठा थे, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराता है और उनकी जीत का इसमें हमें वर्णन मिलता है। इसी प्रकार हम देखें तो वाकपत्तिराज ने कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों के आधार पर गौरवहो लिखा। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य जीवनी संबंधी कार्य इसमें प्रमुख है, जैसे जयसिंह की कुमार पालचरित, हेमचंद्र का कुमार पालचरित या दिव्य श्रेय काव्य। वहीं देखिए तो नयनचंद्र के हमीर काव्य, पद्मगुप्त के नवसह संचरित, बल्लाल का भोज प्रबंध और चंद्रबाई का पृथ्वीराज चरित बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी आधुनिक इतिहासकारों द्वारा सराहे गए इतिहास लेखन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहासकारों द्वारा जो सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक पुस्तक मानते हैं वह कल्हण का राजतरंगिणी है, जिसे इतिहासकार विश्वसनीय इतिहास लेखन मानते हैं। शोध की महत्वपूर्ण पद्धति और ऐतिहासिक तथ्य की निष्पक्ष जांच ने उन्हें आधुनिक इतिहासकारों के बीच बहुत ही सम्मान दिया है। कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखा है इसमें काफ़ी ऐतिहासिक तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि इस पे विश्वसनीयता अत्यधिक है कि इसमें जो भी प्रस्तुत किया गया है ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो इसकी प्रामाणिकता को पुष्ट करता है। वह एक कश्मीरी ब्राह्मण थे और उन्हें कश्मीर का पहला इतिहासकार भी माना जाता है। उनके बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त है, सिवाय इसके कि वह अपनी पुस्तक की शुरुआती छंद में अपने बारे में जो कुछ बताते हैं इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। बस इन्होंने जो अपने पुस्तक की शुरुआत में ही अपने बारे में जो कुछ जानकारी विवरण प्रस्तुत किया उतना ही हमें पता चलता है। इसमें उन्होंने इतिहास को किस तरह लिखना चाहिए इस प्रकार की भी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे इनका जो श्लोक नंबर 7 है, इसमें वो निष्पक्षता, इतिहास लिखने क्रम में निष्पक्षता पर बल देते हैं। वह नेक दिमाग वाला लेखक केवल प्रशंसा के योग्य होता है जिसका शब्द न्यायाधीश की तरह अतीत के तथ्यों से संबंधित प्रेम या घृणा से मुक्त रहता है। इस प्रकार की वे अपने इतिहास लेखन के क्रम में इसके लिखने की जो कला है, कैसे लिखना चाहिए इस क्रम में ये बातें कहते हैं। वहीं इनके श्लोक 11 को देखें तो पूर्व लेखकों का हवाला देते हुए कश्मीर के शाही इतिहास को प्राचीनतम व्यापक इतिहास सुव्रत की रचना के सामने खंडित प्रकट होते हैं। उसने उसे इस तरह से घनीभूत किया जिसे उसे आसानी से याद किया जा सके। वहीं इसके 12वें श्लोक में देखें तो सुव्रत की कविता, यद्यपि इसने ख्याति प्राप्त की, विषय वस्तु की व्याख्या में निपुणता नहीं दिखाई क्योंकि यह सीखने पढ़ने के गलत तरीके से ग्रस्त है। इस प्रकार इतिहास लिखने के विभिन्न तरीकों का ये वर्णन करते हैं। वहीं इनके श्लोक नंबर 15 को देखें तो प्राचीन राजाओं द्वारा मंदिरों और अनुदानों के रिकॉर्ड करने वाले शिलालेखों को देखकर प्रशंसनीय शिलालेखों और लिखित कार्यों पर कई त्रुटियों को दूर किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने संगम साहित्य और यात्रा वृत्तांत और जीवनी को पढ़ा और समझा ताकि इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित विशेष जानकारी दूंगा क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।